हेलो फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री की पिछली जो क्लास मेरी हुई थी वो मैंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस पे बात किया था और रशियन रिवॉल्यूशन पर भी बात किया था। आज जो हम एक नया टॉपिक शुरू कर लेंगे वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इस ये टॉपिक का स्पेशली मेंशन्ड है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से यूपीएससी GS1 मेंस के सिलेबस में। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार पे बात करते हैं और फिर आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वेर द कॉजेस फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो पहले हम लोग कॉजेस पे बात करते हैं। कुछ सर्टेन फैक्टर्स जिम्मेवार थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए और ये किसी तात्कालिक समय के लिए जिम्मेवार नहीं थे। फॉर टाइम बिंग कोई फैक्टर्स नहीं थे, बल्कि लंबे समय से उन कारणों का संचय हो रहा था, कलेक्शन हो रहा था और मौका जैसे ही मिला उन कारणों ने ब्रस्ट कर दिया। और वो हर युद्ध के या हर क्रांति के दो प्रकार के कारण होता है, एक सब्सटेंसिव फैक्टर्स और एक इमीडिएट फैक्टर्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार है सब्सटेंसिव कॉजेस एंड इमीडिएट कॉजेस। तो यो क्यूरिसाइड एक यूनानी इतिहासकार है, उनका भी ऐसा कहना है कि किसी भी युद्ध के दो प्रकार के कारण होते हैं। पहला दूरवर्ती यानी कि रिमोट कॉजेस या मौलिक कारण, फंडामेंटल कारण, और दूसरा इमीडिएट यानी कि तात्कालिक कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां थी वो पिछले कई सालों से बनते जा रही थी और घटनाएं, इवेंट्स जो थे वो ऐसे घट रहे थे कि सब कुछ ऐसी स्थिति में जा रहा था कि एक इमीडिएट कॉज ने, जो युवराज फर्डिनेंड की हत्या जो हुई, वो तात्कालिक कारण था और उसी ने इस युद्ध की 24 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा घोषित करने पर शुरू माना गया। और प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ दूरी राष्ट्र एक्सेल पावर थे। मित्र राष्ट्रों में की संख्या 32 थी और धुरी राष्ट्र में मात्र 4 राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में 32 राष्ट्र में प्रमुख थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया और भी राष्ट्र थे, 32 राष्ट्र थे। और दूरी राष्ट्रों में, सेंट्रल पावर में, एक्सिस पावर में मात्र 4 राष्ट्र थे और इनका नेतृत्व जर्मनी के हाथों में था। पहला जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी और फिर तुर्की। इन राष्ट्रों के आपसी संघर्ष ने पूरे यूरोप को एक विषाक्त और एक बहुत ही खराब वातावरण में बदल दिया, तब्दील कर दिया। और इस विश्व युद्ध के बहुत सारे विध्वंसकारी परिणाम बाद में दिखाई पड़े और इसी विश्व युद्ध ने फिर अगले विश्व युद्ध को अंजाम दिया, क्योंकि इस विश्व युद्ध के कारण कई ऐसे परिणाम मुखरित हुए जिन परिणामों ने अगले 20 सालों में फिर से विश्व को एक नए विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया। और ये जो परिणाम थे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करा दी। तो इसको हम क्रमवाइज समझते हैं कि कैसे घटनाओं ने ऐसी शक्ल ली कि फिर ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और ऐसा माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद प्रथम विश्व युद्ध ही एक ऐसी घटना है जो समस्त विश्व के मानव मस्तिष्क को उसने झकझोर दिया और उस पर प्रभाव डाला, क्योंकि काफी विध्वंस इस युद्ध में हुआ था। लेकिन हम विचार करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं पर, तो ऐसा ये भी माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति की घटनाओं और फिर फ्रांस जर्मनी के युद्धों ने ही कई ऐसे तथ्यों का बीजारोपण किया था कि इन्हीं तथ्यों ने आगे चलकर कालांतर में बड़े रूप धारण करके और विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया और इनएविटेबल हो गया। वर्ल्ड वार जो फर्स्ट था वो इनएविटेबल हो गया, परिहार्य हो गया। तो आते हैं उस कॉज पे विचार करते हैं। सर्टेन फैक्टर्स है,
उस फैक्टर्स को लिख के ही आप मटेरियल को समझ सकते हैं। और ऐसे अगर आपको कहानी जैसा समझाया जाए तो आपके पॉइंट जो स्कैटर्ड हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और पूरा पॉइंट्स जो कि मेंस के आंसर राइटिंग का प्री रिक्विजिट है, सारे पॉइंट्स आपके आंसर्स में आ जाए, तभी बेस्ट आंसर राइटिंग होता है। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि पहले बोर्ड पे जोट डाउन कर दो, लिख दो, और तब आपको समझाऊं, ताकि आपका एक भी पॉइंट आपके दिमाग से बाहर नहीं जाए। और मैप आपको लगाया हुआ है, ये बाल्कन कंट्रीज है। इसी बाल्कन कंट्रीज के कारण यूरोपीय जो माहौल था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो था, वो तनावग्रस्त हो गया, और इसी बाल्कन मुद्दे के कारण यूरोपीय राष्ट्र आपस में संघर्ष के लिए उतारू हो गए। और बिस्मार्क ने काफी पहले ये प्रिडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी कि बाल्कन मुद्दों के ही कारण विश्व युद्ध होगा, और ये सही साबित हुआ। ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बाल्कन कंट्रीज का है, बोस्निया हर्जेगोविना, बेलग्रेड, सर्बिया, सराजेवो, मोंटेग्रो, प्रिस्टिना, कोसोवो, ये सारे कंट्रीज हैं। ये दूसरा मैप है। तो हम आपसे बात करते हैं कॉजेज क्या क्या हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए, कौन सी परिस्थितियां जिम्मेवार है, जिसको मैं पॉइंट फॉर्म में लिखूंगा और फिर आपको डिस्कशन करके बताऊंगा, ताकि आपके अंदर दिमाग में खाका क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट, देखिए मैंने पॉइंट सारे लिख डाले हैं, और ये पॉइंट पे ही आप पूरे कॉजेस को समझ सकते हैं। पॉइंट वाइज आप घटनाओं को समझे रहेंगे तो पूरा कॉजेस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का आपको समझ में आ जाएगा। पहला मैंने लिखा होगा कॉन्फिडेंशियल ट्रीटीज के बारे में लिखा होगा, गुप्त संधियों के बारे में। और ऐसा माना जाता है कि इसका जन्मदाता बिस्मार्क है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के बाद उसने जर्मनी को चारों तरफ से सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कई देशों को अपना मित्र बनाया, और उसकी मंशा थी कि फ्रांस को मित्र विहीन कर दिया जाए, फ्रेंडलेस हो जाए फ्रांस, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में फ्रांस से कोई खतरा नहीं रहे। और इस मुद्दे पे बिस्मार्क काफी हद तक सफल भी रहा, और उसने फ्रांस को मित्र विहीन कर दिया। इन्हीं गुप्त संधियों का एक क्रम शुरू हुआ 1879 में, जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक गुप्त संधि की, अलायंस किया,
और ये गुप्त संधि बार बार मैंने बता रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल ट्रीटी में बार बार बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी संधियां इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ की जाती थी कि दूसरे राष्ट्रों को इसका पता नहीं चलता था, और ये भी माहौल को तनाव बनाने का बहुत बड़ा कारण थी। तो 1879 में जैसे ही जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संधि की, उसके जस्ट बाद 1882 में महज 3 साल के बाद इटली भी इस गुट में शामिल हो गया। और ये जब शामिल हो गया इटली, तो एक त्रिगुट का निर्माण हो गया, ठीक है ना। इसमें 3 शक्तिशाली राष्ट्र हो गए, पहला जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरा इटली। जर्मनी ने रूस से भी मित्रता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो पाया। ये पूरा यूरोपीय घटनाक्रम पे ब्रिटेन नजर रखे हुए था, और ब्रिटेन अभी तक आइसोलेशन की पॉलिसी, पृथक्करण की नीति पर कार्य कर रहा था। वो अपने आप को अलगाव के तौर पे रख रहा था। लेकिन जब उसने यूरोप में बढ़ती गुप्त संधियों का जाल देखा, तो उसने भी इस प्रकार की ट्रीटीज के प्रति अपनी उन्मुखता दर्शाई, और तुरंत उसने इस बात की कोशिश की उसने कि मैं ये दूसरे देशों के साथ मैं भी अपनी संधियों को स्थापित करूं, लेकिन ऐसा तात्कालिक तौर पे संभव नहीं हो पाया, क्योंकि पहले ब्रिटेन ने ट्राई किया जर्मनी के साथ संधि का, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। उसके तुरंत बाद ब्रिटेन ने 1702 ईस्वी में जापान के साथ, 1704 ईस्वी में फ्रांस के साथ, और 1802 ईस्वी में जापान के साथ, 1804 ईस्वी में फ्रांस के साथ, और 1807 ईस्वी में रूस के साथ इसने संधि की। इससे हुआ क्या कि पहले से एक त्रिगुट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली की थी, अब एक दूसरा त्रिगुट तैयार हो गया। और यही कारण था कि जो समूचा यूरोप था वो 2 गुटों में, ठीक है, बाइपोलर यूरोपियन स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, मतलब 2 ध्रुवीय यूरोपीय संरचना का निर्माण हो गया, जो फ्यूचर में टेंस बढ़ाने वाला था। कैसे, फिर आपको मैं बताता हूं। ये जो गुप्त संधियां आई, ये गुप्त संधियों के कारण यूरोप का एनवायरमेंट, माहौल तनावग्रस्त हो गया, और किसी भी राष्ट्र को एक दूसरे की गतिविधि पर विश्वास नहीं रह गया, बिलीव नहीं रह गया, क्योंकि इटली त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद रसिया के साथ फ्रेंडशिप कर रहा था, फ्रांस के साथ फ्यूचर में, अभी नहीं, रसिया और फ्रांस के साथ उसने दोस्ती करने की कोशिश की। यानी गुप्त संधियों ने, कॉन्फिडेंशियल ट्रीटीज ने यूरोपीय राजनीतिक और सामरिक माहौल को संकटग्रस्त कर दिया, तनावपूर्ण कर दिया। ये बहुत बड़ा कारण है गुप्त संधि। दूसरा मैंने लिखा है उग्र राष्ट्रवाद, मिलिटेंट नेशनलिज्म। ये इसके 2 पक्ष हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं। मिलिटेंट नेशनलिज्म के पॉजिटिव भी इंपैक्ट है और नेगेटिव भी इंपैक्ट है, सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव। पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट जो है, पहलू जो है, फेसेट जो है, वो ये है कि जब ये मिलिटेंट नेशनलिज्म किसी राष्ट्र में होती है, उग्र राष्ट्रवादी भावना किसी राष्ट्र के लोगों में होती है, तो इसका सकारात्मक परिणाम होता है कि उस देश के राष्ट्रीयता, यदि वो राष्ट्र परतंत्र है यानी गुलाम है, तो उसको गुलामी से मुक्ति मिलती है इसी उग्र राष्ट्रीयता की भावना के कारण। जैसे आप एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली, जर्मनी और इटली का एकीकरण जो हुआ इसी उग्र राष्ट्रीयता के सिद्धांत के कारण हुआ। तो उग्र राष्ट्रीयता का सकारात्मक प्रभाव भी, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है कि जब उग्र राष्ट्रीयता किसी राष्ट्र के लोगों में अपना स्थान बना लेती है, तो उस राष्ट्र के लोग अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपने देश, सबको विश्व का सर्वोत्कृष्ट समझते हैं, एक्सेलेंट, और बाकी दूसरे राष्ट्रों को अपने से हीन समझते हैं और अपनी ही भाषा, परंपरा, जाति, संस्कृति, सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और इसका एक्सट्रीम रूप तब और दिखाई पड़ेगा जब इस देश के लोग अपनी भाषा,
संस्कृति और परंपरा की श्रेष्ठता के कारण दिमाग में ये इल्यूजन पाल के बैठते हैं कि हमारा एक काम है कि हमें, चूंकि हम सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के प्रतिनिधि हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति का पाठ विश्व के दूसरे देशों को पढ़ाएं और सिखाएं। यानी कि ये तभी ना पढ़ाएं सिखाएंगे जब उस राष्ट्र पर उनका कब्जा होगा। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में भी आप देखे होंगे, व्हाइट मैन बर्डन्स अंग्रेजों की एक संकल्पना थी जो भारत में आधुनिक काल के हिस्ट्री में पढ़ना है कि कैसे स्वामी जाति की अवधारणा अंग्रेजों ने भारत के संदर्भ में दी थी। वैसे ही मिलिटेंट नेशनलिज्म का बुरा परिणाम यही होता है कि ऐसे देश के लोग दूसरे देशों के लोगों को अपने से हीन मानते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति को उन पर जबरदस्ती इंपोज करना चाहते हैं, लादना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। और ये प्रथम विश्व युद्ध के पहले पूरे यूरोप में इस तरह की भावना, उग्र राष्ट्रवाद, मिलिटेंट नेशनलिज्म का भावना यूरोप के राष्ट्रों में, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि में ये भावना थी। तो जब ये भावना थी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहां से फिर यूरोप का इन्वायरमेंट, कॉन्जीनियल इन्वायरमेंट कहां से होगा, सद्भावनापूर्ण वातावरण कहां से होगा, बल्कि और तनाव बढ़ते जाएगा। अभी तक आपने 2 पॉइंट के बारे में समझा जिसको मैंने बताया। तीसरा एक पॉइंट है साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय में कि 18वीं शताब्दी के मध्य से, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के मध्य तक करीब करीब यूरोप के अधिकतर राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ये मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में बताया था। और इस औद्योगिक क्रांति के कॉन्सिक्वेंसेस में मैंने आपको बताया था कि क्या परिणाम हुआ कि औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दिया और प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। तो राष्ट्रों के लिए संभव नहीं था उस प्रोडक्शन को अपने देश में कंज्यूम कर सके, खपा सके। दूसरी बात, हायर प्रोडक्शन के लिए हायर रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता हो, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, तो उस उत्पादन को बरकरार रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए आपको ज्यादा कच्चे माल की जरूरत होती है। हर राष्ट्र की एक लिमिटेशन होता है, एक सीमा होती है। सारे कच्चे माल को कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्र से कलेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में इस आर्थिक जरूरत के कारण यूरोप के राष्ट्रों में एक नई प्रवृत्ति जो कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति कहलाती है, इंपीरियल टेंडेंसी, इंपीरियलिज्म वाली टेंडेंसी यूरोपीय राष्ट्रों में उत्पन्न हुई। और ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, ठीक है, जर्मनी, इटली, सभी के बीच एक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना, इंपीरियल कॉम्पिटिटिवनेस की शुरुआत हो गई और विश्व के दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा जमाने की, अपनी पकड़ मजबूत करने की एक होड़ लग गई। इसमें एक चीज आपको बता दें कि ज्यादातर विश्व के ज्यादातर भागों पर ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों का कंट्रोल्ड था, जैसे एशिया, अफ्रीका, ठीक है, और चीन पर भी कंट्रोल था। और जर्मनी जो था वो नेशनल लेवल पे 1890 के बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर आ सका और तब उसने उपनिवेशों की स्थापना का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि उपनिवेशों की प्राप्ति की दौड़ में जर्मनी पीछे रह गया और मात्र उसको चीन का कुछ तटवर्ती भाग और अफ्रीका का कुछ भाग ही मिल पाया जिससे वो उपनिवेश स्थापित कर सके। जबकि जर्मनी का सम्राट विलियम कैसर द्वितीय जर्मनी को एक वैश्विक नौसैनिक शक्ति बनाने के लिए कटिबद्ध था और वो चाहता था कि ब्रिटेन के मुकाबले में वो भी एक ऐसी नौसैनिक शक्ति स्थापित कर ले ताकि समुद्र पर उसका नियंत्रण हो जाए और जैसे समृद्ध व्यापार का मालिक ब्रिटेन है वैसा ही जर्मनी हो जाए। इसीलिए जर्मनी ने अपने नौसैनिक बेड़े का भी विकास करना शुरू किया और ये बात ब्रिटेन को बहुत अधिक चुभती थी क्योंकि ब्रिटेन अपने आप को
समुद्र का स्वामी स्वीकार करता था और ये उसकी मंशा थी कि कोई दूसरा राष्ट्र उसके समान नौसैनिक शक्ति में बराबरी नहीं कर पाए। फिर यह भी एक प्रतिद्वंदिता संघर्ष का माहौल बनाने में उत्तरदायी हुआ, क्योंकि उपनिवेशों की प्राप्ति में जर्मनी पीछे रह गया था और उसे ये बात हमेशा सालती थी कि उसे ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाने हैं, क्योंकि वो उसे बाकी यूरोपीय राष्ट्रों को के बराबरी पर अपना स्थान रखना है। यहां तक समझ में आ गई बात? सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं बात समझ के, और आप अच्छे से डेलिब्रेट कर दीजिए कॉपी में, यही आंसर है। अगला पॉइंट मैंने लिखा होगा सैन्यवाद और शस्त्रीकरण लिखा होगा। हाँ, सैन्यवाद और शस्त्रीकरण। पहले ही पॉइंट जब मैंने डिस्कशन किया कॉन्फिडेंशियल ट्रीटीज, गुप्त संधियां, उसमें मैंने एक बात बताई कि किसी भी राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र पर बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था। ये बात इस पॉइंट में 100% लागू होती है। सैन्यवाद और शस्त्रीकरण का मतलब हुआ कि सारे राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने और हथियारों की होड़ जमा करने में तत्पर थे, क्योंकि गुप्त संधियों के बावजूद एक दूसरे पर उनका विश्वास नहीं था। आपको यकीन नहीं होगा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे बड़े राष्ट्र अपने राष्ट्रीय आय का 80 से 85%, 80 to 85% सिर्फ सैनिक सुदृढ़ीकरण पर और वीपन्स पर, हथियारों पर खर्च करते थे। सब यूरोपीय राष्ट्रों के मन में एक ये विचार था कि जब हम सैनिक दृष्टि से और हथियारों को दृष्टि से सुदृढ़ रहेंगे तो हमारा मुकाबला कोई नहीं करेगा, और फिर हम वैश्विक रूप से सबसे शक्तिशाली रहेंगे और हमारा सारा उद्देश्य जो उपनिवेशवाद की प्राप्ति है, साम्राज्यवाद की स्थापना है, वो पूरी होगी। इनकी देखा देखी छोटे छोटे राष्ट्रों ने भी अपनी सैनिक शक्ति सुदृढ़ करने का कार्य जारी रखा, यानी पूरा यूरोप इस समय सैनिक शक्ति सुदृढ़ करने और शस्त्रों की होड़ जमा करने के लिए मशहूर हो गया। और ये जैसे जैसे हथियारों का होड़ बढ़ा तो यूरोपीय राजनीतिक माहौल संघर्ष की ओर उन्मुख हो गया, टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की ओर वो उन्मुख हो गया, और सिर्फ घटनाओं के और कलेक्शन की जरूरत थी कि कब कुछ ऐसी चिंगारी आए कि वो बवाल के रूप में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में फूट पड़े। अगला देखिए, आपका पॉइंट लिखे होंगे हम, प्रेस न्यूज़पेपर्स की भूमिका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने में एक बहुत बड़ा कारण प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका मानी जाती है, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों के बीच माहौल खराब करने में सर्वाधिक योगदान उस तत्कालीन समय के न्यूज़पेपर्स और प्रेस की भूमिका है। जैसे आप आज भी देखते होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल वाले किसी घटना को इस तरह जनता के सामने, हमारे सामने परोसते हैं कि वास्तविक तथ्य अलग हो जाता है और हमको दूसरे तथ्य का पता चलता है, और फिलहाल भी हो रहा है ऐसा। उसी प्रकार उस काल में यूरोपीय समाचार पत्रों ने दूसरे देशों के वातावरण को खराब करने में, संघर्षपूर्ण बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एग्जाम्पल में, जैसे मान लिया फ्रांस और रूस या फ्रांस या ब्रिटेन के बीच तनाव चल रहा है छोटी सी बात पे, लेकिन वहां दोनों देशों के समाचार पत्र क्या करते थे, खबरों को इस तरह मसालेदार बना के पेश करते थे कि उन दोनों देशों के जो नागरिक थे, सिटीजन्स थे, उनका दिमाग जो था क्रोध से भर जाता था, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं होती थी। और जब दो देश के नागरिक एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना से तैयार हो जाए तो फिर उन देशों के सरकार को न चाहते हुए भी युद्ध के कार्य को करना पड़ता है। इस तरह का गंदा माहौल इस समाचार पत्र और प्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व बनाया था। इसलिए वो एक तरह से इस युद्ध के होने के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है, क्योंकि वैचारिक भावना परिवर्तित कर देना, किसी की मानसिकता को परिवर्तित कर देना, किसी घटना को अंजाम देने के लिए बहुत बड़ा
अपराध माना जा सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका प्रथम विश्व युद्ध होने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगला लिख रहे हैं हम, फ्रांस के बदले की भावना। आपको जैसा कि पता होगा कि फ्रांस की काफी बेइज्जती जर्मनी ने की थी। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को सेडान युद्ध में एक तरह से बंदी बना लिया था जर्मनी ने। और ऐसे भी आपको पता होगा कि जो सबसे समृद्ध एंड रिच और परस्परस प्रोविंस था फ्रांस का, अल्सास लॉरेन, उसको जर्मनी ने ले लिया था। उसके अलावा जर्मनी ने फ्रांस के लिए मोरक्को में भी चुनौती प्रस्तुत की थी और ये दोनों ही अपमानजनक था फ्रांस के लिए। और बार बार फ्रांस में नागरिकों को राष्ट्रीय भावना से लैश किया जाता था, आप्लावित किया जाता था कि ताकि नागरिक जो हैं इस नेशनलिज्म के सहारे नहीं, ये नेशनलिज्म की भावना को आत्मसात करें। और जब ये नागरिक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयता रखेंगे तो फिर से हमको कभी जब मौका मिलेगा तो जर्मनी से इस अपमान का बदला ले सके। तो अल्सास लॉरेन की जो भूख थी फ्रांस की, इसने भी प्रथम विश्व युद्ध को होने देने में प्रमुख भूमिका निर्वाह की, क्योंकि अल्सास लॉरेन, और ऐसा कहा भी जाता है कि जितनी प्रांत की आबादी नहीं थी अल्सास लॉरेन की, उतने सैनिकों के प्राण फ्रांस ने गंवा दिए थे। इसी से आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अल्सास लॉरेन जितना प्रोविंस में जनसंख्या नहीं था, उतना फ्रांस ने उसको वापस लेने के लिए अपने सैनिकों को गंवा दिया था। अब इससे आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की नजर में अल्सास लॉरेन का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या वैल्यू था, क्योंकि वो इमोशंस से जुड़ा हुआ था, वो धन से जुड़ा हुआ था। कुछ चीज जिंदगी में ऐसी होती है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, वो इमोशनली अटैच्ड होता है कोई चीज। मेरे हिसाब से अल्सास लॉरेन फ्रांस के डिग्निटी, प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ मुद्दा था और फ्रांस कभी भी इसको भूल नहीं सकता था। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, अंतरराष्ट्रीय अराजकता, इंटरनेशनल एनार्की। इंटरनेशनल एनार्की क्या होता है? जब सब कोई स्वतंत्र हो, किसी पर कोई अंकुश नहीं हो और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर नजर रखने वाला कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन न हो। आज भी अगर ऐसी स्थिति कायम हो जाएगी, आज का भी माहौल इंटरनेशनल एनार्की वाला ही कहा जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध होने का एक बहुत बड़ा कारण है, उस समय अंतरराष्ट्रीय अराजकता की स्थिति थी। कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो किसी राष्ट्र के गलत कदम का विरोध करे, और सभी राष्ट्र जो चाहते थे वह काम करते थे, क्योंकि उस समय कोई इथिकल मोरल वैल्यू का पालन कोई राष्ट्र नहीं करते थे। बता भी चुके हैं पहले पॉइंट्स में, गुप्त संधियां, सैन्यवाद, शस्त्रीकरण, साम्राज्यवादी प्रसार, और किसी तरह का कोई अंकुश यूरोप में उस समय नहीं था। यदि इस तरह का अंकुश, इस तरह का नैतिक मूल्य राज्यों के पास होता तो प्रथम विश्व युद्ध जैसी स्थिति कभी नहीं आती। ये सब जो भी आप देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे राष्ट्र संघ, यूएनओ, ये सब बाद में आया। उस समय ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन या संस्था नहीं था। फिर मैंने बताया आपको, अगला पॉइंट लिखा होगा, बाल्कन क्राइसिस, बाल्कन संकट 1912-13। बाल्कन का मैप आपने देख रहे हैं। यहां पे 2 बाल्कन युद्ध हुए थे। एक बुल्गारिया सर्बिया ने मिलके, पहला युद्ध का ऑटोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर था, उसको इन्होंने पराजित कर दिया और कई क्षेत्रों पर ऑटोमन तुर्कों का जो पहले कब्जा था वो अब इन 4 राज्यों का कब्जा हो गया। बाद में क्षेत्रों के बंटवारे के विषय पर फिर से, यानी बुल्गारिया
की हठधर्मिता के कारण फिर से एक युद्ध हुआ और पूरा बाल्कन जो था वो तनावग्रस्त क्राइसिस वहां पैदा हो गया और इस मुद्दे पर यूरोपीय राष्ट्रों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिला, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इससे और संकट होने की संभावना थी। लेकिन फिर भी युद्ध जैसी कोई परिस्थिति अभी थी नहीं, बल्कि यूरोपीय राष्ट्रों के बीच सिर्फ मामला संकटग्रस्त हुआ था, मामला क्या कहते हैं संघर्षपूर्ण हुआ था। अभी जरूरी नहीं कि विश्व युद्ध होता ही, क्योंकि इससे पहले भी एक बार ऐसा मौका आया था, अगादीर, बोस्निया और मोरक्को का संकट, जब लगा युद्ध होगा ही, लेकिन युद्ध नहीं हुआ क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन आगे चलकर जिस इमीडिएट कॉज ने इस युद्ध को अंजाम दे दिया वो था ऑस्ट्रिया की युवराज फर्डिनेंड, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ये सराजेवो जा रहा था, फ्यूचर का उत्तराधिकारी था, सक्सेसर था ऑस्ट्रिया की गद्दी का। फर्डिनेंड जैसे ही सराजेवो गया, सर्व आंदोलनकारियों ने बम विस्फोट कर इसको मार दिया और जैसे ही मारा तो ऑस्ट्रिया को फुल सपोर्ट जर्मनी का था और ऑस्ट्रिया ने तुरंत अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को और ऑस्ट्रिया ने 12 सूत्री मांगे सर्बिया के समक्ष रखी और वास्तव में ये मांगे बहुत कठोर मांगे थी, क्योंकि इस बात की सूचना ब्रिटेन के विदेश मंत्री एडवर्ड ग्रे ने भी बताई है कि ऑस्ट्रिया ने जो सर्बिया के समक्ष 12 सूत्री मांगे रखी थी, वाकई ये मांगे बहुत कठोर मांगे थी। लेकिन ऑस्ट्रिया के पीछे जर्मनी था और ऑस्ट्रिया ने ही 24 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर दी और फिर पूरा यूरोप इस युद्ध में समाहित हो गया और इस युद्ध ने बहुत अधिक विध्वंसकारी परिणाम उत्पन्न किए। यहां तक आपको जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं। ये कॉजेज था। कॉजेज के बाद हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करेंगे कि इस युद्ध के आखिर क्या परिणाम हुए, क्यों ये मशहूर है, हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया है, क्योंकि इसने कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न की जो कि आधुनिक स्वरूप लिए हुए थी और आज भी हमारा विश्व उसी ऑर्डर से काम करता है, उसी आधुनिक तत्वों के साथ काम करता है, जिसका डिस्कशन अभी हम बताएंगे। तो इसको हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, इसको भी अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या क्या परिणाम हुए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, तो इसको भी आप पॉइंट फॉर्म में समझ लीजिएगा तो आपको पूरा आंसर का खाका रेडी हो जाएगा और तब आप जो लिखेंगे वो कंपैक्ट आंसर के रूप में होगा। जैसे पहला देखिए क्या इसका परिणाम हुआ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस विश्व युद्ध ने बहुत विध्वंसकारी परिणाम उत्पन्न किए और इसने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में प्रभाव छोड़े और इन्हीं प्रभाव को हमें लिखना है। तो ये जान लीजिए कि इस विश्व युद्ध में 6 करोड़ 50 लाख सैनिक हिस्सा लिए थे, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख घायल हुए थे और पूरे युद्ध में 10 अरब रुपया खर्च हुआ और राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, जो मैं अभी आपको डिस्कशन करता हूं, बताता हूं। पहला परिणाम,
चलिए पॉइंट्स हो गए। अब मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं कि इस विश्व युद्ध में पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेशनलिटी एंड डेमोक्रेसी were established as a behavioral practice of यूरोपीय नेशंस। कहने के मतलब कि राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र व्यवहारिक तौर पे अब राजनीतिक सिद्धांत के तौर पे यूरोप में स्थापित हो गए। कैसे? अभी तक राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र की बात होती थी, कई क्रांतियों में बात होती थी, लेकिन इस युद्ध के पश्चात बड़े बड़े जो डायनेस्टीज थे, जिसको वंश कहा जाता है, जैसे रूस का जार, जर्मनी का क्या कहते हैं उसको, जर्मनी का भी वो सम्राट था और फिर वहां पे भी चेंज हो गया व्यवस्था। फिर टर्की का, रूस में जार की सत्ता का अंत हो गया, जर्मनी में सम्राट की सत्ता का अंत हो गया और वाइमर गणतंत्र, वाइमर रिपब्लिक की स्थापना हो गई। तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हो गई। इस तरह से राष्ट्रीय शक्तियों का, नेशनलिस्टिक फोर्सेस का विजय प्राप्त हुआ, सक्सेस प्राप्त हुई। और यही से माना जाता है कि उसके बाद जो वंशवादी राज्य के मालिक होते थे, वंश के आधार पर, डायनेस्टी के आधार पर, उनको हटा के अब जो भी नए राज्य बनते थे वो राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर बनते थे। क्योंकि रूस का जो जार था उसका उत्तरी बाल्टिक राज्य था, उसमें से क्षेत्र को काटकर 4 रिपब्लिक स्टेट्स की स्थापना हुई, जैसा फिनलैंड, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। ये 4 रिपब्लिक, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, यानी गणतंत्र, रिपब्लिकन थ्योरी पे, सिद्धांत पर ऐसे राज्यों की स्थापना। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब नेशनलिटी और डेमोक्रेटिक सेटअप ये जनरल प्रैक्टिस में यूरोप में हासिल हो गए। हालांकि बीच बीच में संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन फिर भी अब राजनीति के व्यवहारिक सिद्धांत के तौर पर राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र ये स्थापित रूप ले लिए। क्योंकि आगे और भी देखेंगे घटना, जैसे युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ऐसे राष्ट्रों की स्थापना नेशनलिटी के सिद्धांत पे हुई, राष्ट्रीयता के सिद्धांत पे हुई। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक ऐसा परिवर्तन उत्पन्न किया जब वंशवादी राज्यों का पतन हुआ और राष्ट्रीय आधार पर नए नए राज्यों की स्थापना। इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। और प्रजातंत्र और विस्तृत हुआ, क्योंकि आगे के परिणामों में आपको देखेंगे कि समाज में कुछ नए नए वर्गों को, जिनको अभी तक इग्नोर किया जाता था, उपेक्षित किया जाता था, उनको मताधिकार दिया गया, राजनीतिक कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया। इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेसी जो था, प्रजातंत्र तो जो था, वो और अधिक विस्तृत हुआ। ऐसे वर्गों में स्त्रियां हैं, मजदूर हैं, आपको बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में हम। दूसरा देखिए, दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। मैंने आपको क्लास अभी कुछ देर पहले बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में 10 अरब रुपए खर्च हुए थे। ऐसे इस खर्च से क्या हुआ, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सारे राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गए। सबके जो नेशनल डेट थे, राष्ट्रीय ऋण जो थे, वो बढ़ गए थे, उत्पादन कम हो गए थे, उसके बाद वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया था, मजदूरी की दर बढ़ गई थी, और लोगों को भी, जो यूरोपीय देश थे उनके जनता को भी आर्थिक कष्ट लगने लगा। क्योंकि इस युद्ध में काफी धन का खर्च हुआ और राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था जो थी वो तंगहाली से गुजर रही थी। ऐसे में कुछ यूरोपीय राज्यों के प्रधान, मतलब शासकों ने, लोगों के रोजमर्रा डे टू डे लाइफ में जो यूज करने वाले सामान होते हैं उन पर कर की दरों को बढ़ाया। और इससे क्या हुआ कि यूरोप का जो कॉमन मैन था, सर्वसाधारण, और अधिक आर्थिक त्रासदी से पीड़ित हो गया और वह इस आर्थिक त्रासदी से, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलना चाह रहा था।
यानी प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा परिणाम राष्ट्रों में आए हुए आर्थिक संकट को माना जाता है। और सिर्फ राष्ट्रीय आर्थिक संकट से पीड़ित नहीं थे, बल्कि कॉमन मैन भी, जनमानस भी इस आर्थिक संकट से और अधिक पीड़ित थे। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है सोशलिज्म। इसी समय अभी तक 1914 से 1914 से यूरोप में सोशलिज्म का प्रचार प्रसार जारी था, लेकिन इसको उतनी लोकप्रियता नहीं मिली थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में कुछ ऐसी बातें हुई, जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं आपको कि युद्ध काल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब वार का सिचुएशन होता है तो तात्कालिक जरूरतें पूरी होती है, शस्त्रों की, कोयला लोहा की। क्या हुआ कि कुछ इंडस्ट्रीज को यूरोपीय देशों ने, जो कि पहले इंडिविजुअली हैंडल होते थे, और लेकिन युद्धकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरोपीय राज्यों ने अपने कंट्रोल में उन उद्योगों को ले लिया जो काफी महत्वपूर्ण उद्योग थे, जैसे लोहा, कोयला, शस्त्र निर्माण। और बाद में भी इन्होंने इसको कंटिन्यू करना चाहा, युद्ध के बाद भी चाहा कि ये जो आधारभूत बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत ही कोर भूमिका निर्वाह करते हैं, इसको हम अपने ही हाथ में रखें। लेकिन तत्कालीन यूरोपीय पूंजीपतियों, व्यवसायियों ने इस व्यवस्था का विरोध करना शुरू किया और फिर से सरकार को मजबूर होके उनको ये उद्योग भी सौंपने पड़े, जिनको सरकार अपने हाथों में रखना चाहती थी, यानी नेशनलाइजेशन करना चाहती थी, राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी। उसी समय 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जब मार्क्स ने जनता को, सर्वहारा को उत्प्रेरित कर रूस में क्रांति को सफल बनाया और जगह जगह साम्यवाद, समाजवाद का प्रचार प्रसार किया, तो फिर से इन पूंजीपतियों, व्यवसायियों के हाथ से सारे व्यवसाय सरकार के हाथ में आ गए और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होने लगा। और यहीं से माना जाता है कि साम्यवाद यूरोप में एक स्थापित तौर पे एक स्वीकारने योग्य सिद्धांत के तौर पर सफल हुआ, क्योंकि उसके बाद अब उद्योगों और व्यवसायों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण नहीं रह के बल्कि सरकार का नियंत्रण हो गया। यहां तक कि कुछ पूंजीवादी प्रधान देशों में भी कुछ कोर इंडस्ट्रीज जो थे, जो सरकार के सुरक्षा और प्रगति के लिए जरूरी थे, उस पर सरकार ने अपना कंट्रोल कर लिया। इसलिए माना जाता है कि साम्यवाद इस विश्व युद्ध के बाद एक स्थापित सिद्धांत के तौर पर यूरोप में स्थापित हो गया। अगला मैंने लिखा है शस्त्रीकरण। हाँ, देखिए ये क्या मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले भी शस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन का एक दौर था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ऐसा रहा, क्योंकि धुरी राष्ट्र, एक्सिस पावर को मित्र राष्ट्रों ने हराया और उन पर यह दबाव बनाया कि भाई आगे से तुम शस्त्रों का होड़ अपने देश में नहीं लगाओगे, जैसे जर्मनी से। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं मित्र राष्ट्र जो शक्तिशाली थे, इन्होंने हथियार बटोरना, इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही कमजोर राष्ट्रों ने, ब्रिटेन, फ्रांस की ये स्थिति देखी कि वे वेपनाइजेशन कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने शस्त्रों को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किया। हेज में जॉर्ज निकोलस ने हेज में 2 सम्मेलन का आयोजन किया अंतर्राष्ट्रीय रूप से निशस्त्रीकरण के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी राष्ट्रों के बीच शस्त्रों को इकट्ठा करने और उसका संग्रह करने की प्रवृत्ति जोर शोर से दिखाई दे रही थी। ये फ्यूचर के लिए एक संकट था और इसी का परिणाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आते हैं राष्ट्रसंघ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सकारात्मक कदम के रूप में अंतरराष्ट्रीय अराजकता, तनाव को दूर करने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। लेकिन विडंबना यह है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्र इसके सदस्य नहीं थे जिसके बिना इस संस्था के कार्य बेमानी हो जाने की संभावना थी, और वही हुआ भी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी इसके मेंबर नहीं थे।
और राष्ट्रसंघ ने 1939 तक 20 सालों तक सिर्फ आर्थिक और मानवीय कार्य बहुत अच्छे किए हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मसला उसने सुलझाने का कोशिश किया है, लेकिन सुलझा नहीं पाया है, बल्कि वो मामला और उलझ गया है, क्योंकि राष्ट्र संघ जो था एक शक्तिहीन संस्था के तौर पे था और किसी भी राजनीतिक मुद्दे को यह सुलझा नहीं पाया और इसका कोई विशेष सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन इसकी स्थापना जरूर की गई प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, इंटरनेशनल एनार्की को दूर करने के लिए और एक कंट्रोल के लिए, एक नियंत्रण के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अगला लिखा है मैंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सोशियो कल्चरल इंपैक्ट, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, और एक है धार्मिक प्रभाव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिए। और मेरे हिसाब से बाकी पॉइंट से कहीं ज्यादा ये रिवोल्यूशनरी इंपैक्ट थे, क्रांतिकारी प्रभाव थे। रिवॉल्यूशनरी इंपैक्ट इसलिए कह रहे हैं, इसने एक सामाजिक ढांचे को, एक सोच को, एक दृष्टिकोण को, एक मानसिकता को बदल दिया। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक इंपैक्ट, सोशियो कल्चरल इंपैक्ट क्या है तो सुनिए। पहला, सामाजिक कि यूरोपीय लोगों को अपने कॉन्टिनेंट, अपने महाद्वीप से बाहर के लोगों के विषय में जो इल्यूजन था, भ्रम था, उसका खात्मा हुआ। कैसे? प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोपीय अपने आप को श्रेष्ठ और एशिया अफ्रीका वालों को दीनहीन समझते थे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर डालते थे, क्योंकि ये मैंने बताया मिलिटेंट नेशनलिज्म से ग्रसित थे और एशिया अफ्रीका वाले को वो अपने से दीनहीन समझते थे। युद्ध काल के दौरान जब एशिया और अफ्रीका के लोगों के ब्रेवरी, साहस को यूरोप वासियों ने, ज्ञान को जब देखा, तो उनके मन से ये भ्रम जाता रहा कि वही श्रेष्ठ है और एशिया यूरोप के लोग श्रेष्ठ नहीं है। पहला। दूसरी बात, अभी तक महिलाओं को यूरोप के लोग घर की चारदीवारी के भीतर रहने वाली समझती थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस तरह का रोल महिलाओं ने निर्वाह किया, सो महिला के प्रति जो सोच थी यूरोपीय समाज की वो बदल गई और महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जाने लगे। क्योंकि यही वह समय काल है जब आप देखेंगे 1928 में ब्रिटेन ने महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार देने की घोषणा की और महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। लेनिन ने अपने संविधान में रूस में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्रदान किए। और रशियन रिवॉल्यूशन के चैप्टर में मैंने बताया है, आज भी रसिया में चिकित्सकों में 50% महिला है, डॉक्टर्स में। फिर अभी तक प्रथम विश्व युद्ध तक मजदूर वर्ग, श्रमिक क्लास, लेबरर क्लास को लोग इग्नोर करते थे, उपेक्षापूर्ण ढंग से देखते थे। लेकिन पहली बार सर्वहारा के द्वारा रूस में तख्ता पलट कर क्रांति करके बोल्शेविक क्रांति को सफल बनाया गया और चारों तरफ मजदूरों, किसानों की आवाज उठी और मार्क्स ने साम्यवाद को स्थापित रूप दिया। इसके बाद मजदूरों में खुद जागृति आ गई, जागृत हो गए श्रमिक, और यूरोपीय सरकारों ने मजदूरों को वैल्यू देना शुरू किया। उनको भी पॉलिटिकल राइट मिला, राजनीतिक अधिकार मिले, उनको भी मतदान का अधिकार दिया गया। ठीक है, मजदूर अब जागृत हो चुके थे, अपना यूनियन बना सकते थे। ट्रेड यूनियन इस समय का ही एक दौर है। ठीक है, अब आपको बताते हैं शिक्षा का विकास। इसी सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था उस दौरान कि चूंकि बच्चे, विद्यार्थी, शिक्षक, सारे लोग युद्ध के कार्य में लीन हो गए थे और जो भी स्कूल, कॉलेज यूरोपीय चल रहे थे वो बंद हो गए और शिक्षा बिल्कुल समाप्त हो गई। लेकिन युद्ध के पश्चात लोगों ने शिक्षा को सर्वोपरि महत्व दिया और फिर से सारे विद्यालय और कॉलेज को फिर से खोला गया और साथ साथ शिक्षा के विकास की एक नई शुरुआत की गई कि अब विज्ञान और विज्ञान के आविष्कारों
और खासकर विज्ञान विषय पर जोर दिया गया और विज्ञान की पढ़ाई पर तवज्जो दिया गया और पुनः स्कूलों कॉलेजों में अध्ययन अध्यापन को फिर से एक नए जोश खरोश के साथ शुरू कर दिया गया। इसलिए यहां तक ये आपको सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव था। एक प्रभाव जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों की दृष्टिकोण, लोगों को की सोचने की दिशा को उसने बदल दिया। वो प्रभाव है धार्मिक प्रभाव। युद्ध काल में यूरोपीय लोगों ने देखा कि जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, सारे देश ईसाई थे, लेकिन हर देश के लोगों ने अपने अपने देशों में देखा कि पादरी जो थे गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे थे कि दुश्मन देश हार जाए और मेरा देश जीत जाए। दूसरी बात कि पादरियों ने, पोप, चर्च, बिशप, बाइबल लोगों को इस संजाल नेटवर्किंग में कूप मंडूक बना दिया था और लोगों को धर्म का वास्तविक रूप, यथार्थ रूप ईसाई धर्म का पता लगाने में मुश्किल होता था। जब पादरियों की यह भूमिका युद्ध काल के दौरान देखी गई कि एक दूसरे के विध्वंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि दोनों ही, चाहे मित्र हो या दुश्मन, सारे लोग ईसाई धर्म, एक ही ईसा मसीह को मानते थे, फिर इस तरह की प्रार्थना का क्या औचित्य? और यहीं पे धर्म का ढोंग, अंधविश्वासी स्वरूप यूरोपीय लोगों को पता चला कि इन पादरियों को या ईसाई धर्म को, पुजारियों को पीड़ित मानवता के उपकार के लिए, शांति स्थापना के लिए चर्च में पूजा करना चाहिए, लेकिन ये तो दुश्मन देश को मारने के लिए, यानी ये कैसा ईसाईयत है? ये तो ढोंग है। और यहीं से यूरोपीय लोगों का धर्म के विषय में जो सोच था, दृष्टिकोण था, वो पूरी तरह बदल गया। अब वो अंधविश्वास, पाखंड पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उनका दृष्टिकोण जो है वो खुल गया। वो ब्रॉडर आउटलुक में बेहतर रूप से धार्मिक बातों को, तथ्यों को जानने, समझने की कोशिश करने लगे और यहीं से यूरोप आधुनिकता की ओर और आगे बढ़ा। पहले भी आधुनिक हो रहा था, अब और आधुनिक हो गया, क्योंकि सोच, दृष्टिकोण बदल गई। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन। यहां तक जो भी कुछ आपको पूछना होगा अभी पूछें या नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।